विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया। उसमें हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मध्य एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, तिब्बत पढ़ चुके हैं, चीन पढ़ चुके हैं। आज है हमारा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया या स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि। दक्षिण पूर्व एशिया, स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि। तो बर्मा से मलाया तक के क्षेत्रों, बर्मा से मलाया तक के, म्यांमार और बर्मा से मलाया, मलाया मतलब मलेशिया, क्या बोलते हैं मलेशिया। एक बार क्वेश्चन आया मलेशिया की करेंसी क्या होती है? रिंगिट। क्या होती है? रिंगिट। जैसे हमारे यहाँ रुपया, रुपीज चलता है, रुपया चलता है, वैसे उनके यहाँ क्या चलता है? रिंगिट। ठीक है। तो बर्मा से मलाया तक के क्षेत्रों यानी जैसे कम्बोज, मतलब चंपा, चंपा, चंपा क्या बताया था मैंने? थाईलैंड नहीं, चंपा वियतनाम। चंपा मतलब वियतनाम। फिर श्याम, श्याम मतलब थाईलैंड। फिर बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार। मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया वाला जो है, और संयुक्त रूप से स्वर्ण, स्वर्ण द्वीप कहा जाता है। अब आप ये बनता कि आंसर काम्बोज यानी कंबोडिया, चंपा यानी वियतनाम, श्याम मतलब थाईलैंड, बर्मा यानी म्यांमार, मतलब जो मलेशिया वाला। अल बरूनी के अनुसार, अब ये अल बरूनी कौन है? किताबुल हिंद तहकीके हिंद का लेखक कौन? अल बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है किताबुल हिंद। किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। तो अल बरूनी के अनुसार जाबाज के द्वीपों को हिंदू लोग स्वर्ण द्वीप कहते थे। प्रारंभ में भारतीय इन द्वीपों से स्वर्ण प्राप्ति के उद्देश्य से जाते थे। जैसे कम्बोज, काम्बोज मतलब कंबोडिया या कंपूचिया। और यहाँ पर जो राजवंश था वो कौन सा था? खमेर राजवंश था। कौन सा था? खमेर राजवंश। इतना समझ में आ गया? बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का जो संस्थापक था वो कौन था? कौंडिन्य था। ब्राह्मण था एक कौंडिन्य, वो बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक था। अब एक चीज समझिए, दो क्वेश्चन आते हैं। होता है कि भारत में पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया? यानी आर्य लोग जब आए ना, तो आर्य पंजाब वाले क्षेत्र में रहे। पंजाब मतलब 5 नदियां, जहां 5 नदियों के बीच का आब, आब मतलब बोलते हैं उपजाऊ क्षेत्र, है ना। जैसे दोआब, दोआब सुना है? 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको दोआब बोलते हैं। 5 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो है वो क्या है? पंजाब। तो जो पंजाब, वास्तविक पंजाब है, आज वो हमारा मतलब हमारा कुछ हमारे पास है छोटा सा पार्ट, बाकी कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। यानी आर्य लोग जब आए तो कहाँ रहे? वो पंजाब में रहे। पंजाब से धीरे धीरे वो किस तरफ? ईस्ट की तरफ आए, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाए, क्योंकि गंगा का उल्लेख मेरे ख्याल से 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख कितनी बार? 3 बार हुआ है। इसका मतलब गंगा यमुना से ज्यादा परिचित नहीं थे। लेकिन वेदों में जब हम देखते हैं तो आपको 5 नदियों के पूरे पूरे नाम मिलते हैं। जैसे इंडस का नाम मिलता है, सिंधु नदी का। दूसरा झेलम का नाम मिलता है, वितस्ता। झेलम का नाम क्या मिलता है? वितस्ता, इंडस झेलम। चिनाब का नाम मिलता है, अस्कनी मिलता है, इंडस झेलम चिनाब। रावी, रावी का नाम मिलता है, परुषणी। ब्यास का नाम मिलता है, बिपाशा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। सतलुज का नाम मिलता है, सतुद्री। लेकिन गंगा को उतना वो नहीं मान रखा उन्होंने। बाकी एक सरस्वती नदी का उल्लेख करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो विलुप्त हो चुकी है। अब क्या हुआ? पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया? पूर्वी भारत में मैं उत्तर प्रदेश को भी ले रहा हूं, बिहार को भी ले रहा हूं, इस वाले क्षेत्र का। तो बताया जाता है कि विधेय माधव ने किया। किसने किया? तो वेदों में एक जगह पर लिखा हुआ है कि विधेय माधव ने अग्नि देवता को क्या किया? आह्वान किया। घृत घी जो उनके हाथ में था वो डाला, उसके बाद अग्निदेव प्रकट हुए, और आगे आगे अग्निदेव चलते रहे और पीछे पीछे विधेय माधव चलते रहे। इसका मतलब यह है कि कोई आर्य संस्कृति में ही कोई एक ऐसे व्यक्ति हुए विधेय माधव, जिन्होंने जंगलों को जलाते हुए क्या क्या रास्ता बनाया। और उसी में लिखा हुआ कि सदा नीरा को पार नहीं कर पाए अग्निदेव। अब सदा नीरा किसको बोलते हैं? बिहार में एक नदी नेपाल से आती है जिसको गंडक बोलते हैं। गंडक का नाम क्या है? सदा नीरा। उसको पार नहीं कर पाए। तो इसीलिए आज भी अगर आप देखेंगे, अब तो खैर
परिवहन के बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन आर्य संस्कृति जो है वो आपकी सदा निरातक दिखती है। कहाँ तक दिखती है? फिर बोलता हूँ दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? तो अगस्त्य ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने किया। लेकिन पूछेगा बृहत्तर भारत का आर्यकरण, आर्य संस्कृति कौन लेकर गया? बृहत्तर भारत मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो संस्कृति है वो ये लेके गए कौन? कौंडिन्य ब्राह्मण। कौन लेके गए? ये आईएएस का क्वेश्चन है। कौन सा? कौंडिन्य वाला। ठीक है। फूनान अगला है। फूनान साम्राज्य का निर्माता कौन था? तो फारचे मान। फूनान साम्राज्य का निर्माता कौन था? फारचे मान। अगला, कंबुज में ऐतिहासिक राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रुतवर्मन को माना जाता है। अब आप देख लो, कंबोडिया में भी श्रुतवर्मन नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिंदू नाम है। कैसा है? भारतीय नाम है, श्रुतवर्मन। क्या नाम दिख रहा है? श्रुतवर्मन। अब कंबुज यानी कंबोडिया को चीन के साहित्य में फूनान की संज्ञा दी गई है। यानी चीनी जो लिटरेचर है उसमें कंबुज यानी कंबोडिया को क्या बोला गया है? फूनान बोला गया है। क्या बोला गया है? फूनान। यह एक सर्व प्राचीन हिंदू राज्य था। प्रारंभ में यहाँ नागवंशी लोग असभ्य थे। सबसे पहले दक्षिण भारत से कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने प्रथम शताब्दी में यहाँ जाकर सभ्यता का प्रचार प्रसार किया तथा यहाँ के लोगों को वस्त्र पहनना सिखाया। यहाँ के लोगों को वस्त्र पहनना सिखाया। अब आप एक चीज समझ लो, आपको लग रहा होगा कि ये चीज ऐसे कैसे हो सकता है कि वस्त्र नहीं पहनते हो। आज भी आप जाओ अफ्रीका में, कई देश ऐसे हैं जहां वस्त्र नहीं पहनते हैं वो लोग। आज भी क्या है, मतलब वो जंगली जनजाति के रूप में क्या है रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जाओगे अफ्रीका में, कॉन्गो बेसिन में, तो यहाँ पे आपको पिग्मी मिलेंगे। कौन मिलेंगे? अब तो खैर वस्त्र पहनने लग गए हो, लेकिन पिग्मी क्या होते हैं? मेरे ख्याल से 4.5 फुट 5 फुट इतना ही होती है उनकी हाइट। छोटे छोटे होते हैं, बहुत भयंकर शिकारी होते हैं। क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। बंदर मिला, बंदर, दीमक, चूहा, सुअर, जो मिलेगा उन्हें जंगल में वो उसका शिकार करते हैं। शिकारी होते हैं, खतरनाक होते हैं मतलब। ठीक है। तो अब उनका भी अगर आप कल्चर देखोगे तो क्या है? वैसा ही है। तो अब उस जमाने में ये जो क्षेत्र है, कौन सा? कंबोडिया वाला, यहाँ के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। किसने सिखाया? कौंडिन्य ऋषि ने सिखाया। यानी उनको सभ्य बनाना सिखाया, सुसंस्कृत बनाना सिखाया। इतना समझ में आ गया? ब्राह्मण ने प्रथम शताब्दी में यहाँ जाकर सभ्यता का प्रचार प्रसार किया, यहाँ के लोगों को वस्त्र पहनना सिखाया। कौंडिन्य ने नाग रानी सोमा से विवाह किया। किससे किया? नागवंशी लोग क्या थे? असभ्य थे, लेकिन नाग रानी सोमा से विवाह किया। कौंडिन्य के वंशजों ने लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया। क्या किया? 100 वर्षों तक राज्य किया। दक्षिण भारत में एक राजपुत्र कंबु स्वयंभुआ यहाँ का राजा बना। ऐसी मान्यता है कि इसी के नाम पर इस राज्य का नाम क्या पड़ा? काम्बुज पड़ा। क्या पड़ा? काम्बुज पड़ा। इतना समझ में आ गया? यानी उसका नाम क्या था? दक्षिण भारत का एक राजपुत्र था जिसका नाम क्या था? कंबु स्वयंभू। ठीक है। उसके नाम पर यहाँ का नाम क्या पड़ा? कंबुज पड़ा। कालांतर में कंबुज हिंद चीन का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। कंबुज के प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में श्रुतवर्मन और श्रेष्ठवर्मन का नाम आता है। श्रेष्ठवर्मन ने अपनी राजधानी श्रेष्ठपुर में बनाई। 6वीं शताब्दी में भववर्मन ने एक नए राजवंश खमेर राजवंश की स्थापना की। तो मैंने आपको बताया खमेर राजवंश कहां पर था? कंबोडिया में था। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा है कभी कि खमेर राजवंश कहां पर था? आंसर कंबोडिया में था। इतना समझ में आ गया? कुछ समय के लिए काम्बुज पर शैलेंद्र राजाओं का भी आधिपत्य हुआ, परंतु जयवर्मन द्वितीय ने शैलेंद्र राजाओं से इसे मुक्त करा दिया। 9वीं शताब्दी में इंद्रवर्मन के एक नए राजवंश की स्थापना की। यह एक महान विजेता और विद्वान शासक था। 9वीं शताब्दी में कंबुज राज्य में आधुनिक कंबोडिया, लाओस, श्याम, ब्रह्मा, चीन और मलाया प्रायद्वीप सम्मिलित थे। कंबुज राज्य में क्या क्या आता था? कंबोडिया जिसको कंपूचिया बोलते हैं, लाओस जो कि क्या है? लैंड लॉक कंट्री है, लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट्स लाओस को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट्स, लाओस। और लाओस को कितने देश टच कर रहे हैं? ये आईएएस का क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। साउथ ईस्ट एशिया में लाओस को कितने देश टच कर रहे हैं? एटलस निकालिए, देखिए। 5 देश टच कर रहे हैं। ऊपर से चाइना हो गया, लाओस को चाइना टच कर रहा है। इधर से वियतनाम हो गया, इधर से नीचे कंबोडिया हो गया। वेस्ट साइड में 2 देश टच कर रहे हैं, थाईलैंड और
म्यांमार, यानी टोटल कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। इस तरह से याद किया जाता है। और ये आईएएस में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? लैंड लॉक कंट्री से जरूर क्वेश्चन पूछता हूं। क्या करता है? तो आपने पूरे वर्ल्ड मैप में ये देख लेना है पहले कि लैंड लॉक कंट्रीज कौन कौन सी है, हर कॉन्टिनेंट में देखना आप, ठीक है? चलो जी, उसके बाद क्या हुआ? कालांतर में 11वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन प्रथम ने पुनः एक नए राजवंश की स्थापना की। इसी के उत्तराधिकारी सूर्यवर्मन द्वितीय ने विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? हाँ, तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। पहले तो जो ग्रुप सी टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं वहां पर तो इतना ही क्वेश्चन पूछता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तब आंसर क्या आया? कंबोडिया में है। यूपीएससी ने पूछा अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को, मतलब किस देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को है। किसको है? भगवान विष्णु को। और उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा कि अंकोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कहां पर कराया था? कंबोडिया में। और ये कब का? ये 1000 साल लगभग पुराना है। ये 1113 में बना था। 1113 से 1145 के बीच में कहीं पर इसका निर्माण हुआ है। बहुत भव्य मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। क्या है? बहुत भव्य मंदिर है, ठीक है? काम्बुज के हिंदू राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो जयवर्मन 7th था। इसने अंगकोर थोम को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर बेयोन स्तूप मंदिर का निर्माण करवाया। बेयोन स्तूप मंदिर का निर्माण किसने कराया? जयवर्मन 7th ने कराया। जयवर्मन 7th की राजधानी कहाँ थी? आंसर अंगकोर थोम थी। 13वीं शताब्दी में मंगोल सम्राट कुबलई खां के आक्रमण से काम्बुज के हिंदू राज्य का पतन हो गया। कालांतर में काम्बुज पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। तो काम्बोज यानी कंबोडिया के हिंदू साम्राज्य को बर्बाद करने वाला आक्रांता कौन था? आंसर कुबलई खां। आंसर कुबलई खां। इतना समझ में आ गया? और बाद में किसका किसका अधिकार हुआ यहां पर? फ्रांसीसियों का। उपनिवेशवादी जो देश थे यूरोप के, है ना। अगला पार्ट है चंपा। चंपा या अंगद्वीप। चंपा या अंगद्वीप वियतनाम को बोला जाता है। चंपा या अंगद्वीप किसको बोलते हैं? एक तो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, वहां पर भी चंपा नाम आता है? राजधानी थी किसकी? अंग महाजनपद की राजधानी थी। और वैसे ही नाम मैच कर रहा है, चंपा अंगद्वीप। तो ये वियतनाम बिल्कुल अलग देश है। कल मैंने वियतनाम के बारे में बताया भी था। वियतनामी वॉर अपने आप में बहुत क्या है, यूएसए का वियतनामी वॉर जो है वो अपने आप में इतिहास है, जहां पर कि वियतनाम के लोगों ने सीमित संसाधनों के साथ फुल्ली इक्विप्ड कौन? अमेरिकन सेना को पछाड़ दिया था। अमेरिका आज भी याद करता है, डरता है किसी से। वियतनाम की स्वतंत्रता का हनन करने चला था, कुछ गड़बड़ हो गया था वहां पर, ठीक है। तो चलो, चंपा वर्तमान में वियतनाम है। डॉक्टर केपी जायसवाल के अनुसार चंपा का उल्लेख वायु पुराण में अंगद्वीप के नाम से हुआ है। वायु पुराण में अंगद्वीप के नाम से हुआ है। यहाँ 2री-3री शताब्दी में हिंदू राज्य यानी श्रीमार वंश की स्थापना हुई। प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में भद्रवर्मन का नाम उल्लेखनीय है, जिसने अपने राज्य को 3 प्रांतों में विभाजित किया। इसने माईसोन में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उत्तराधिकारी गंगा राज हुआ, जो सिंहासन त्याग कर भारत आ गया और गंगा तट पर तपस्या की जिसने। गंगा राज के बाद चंपा में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसके बाद पृथ्वीचंद्र वर्मा द्वारा स्थापित पांडुरंग वंश और इंद्र वर्मा द्वारा स्थापित भृगुवंश के शासकों ने शासन किया। अंततः 13वीं शताब्दी में चंपा आक्रमण का शिकार हो गई। इसका मंगोल आक्रमणकारियों का शिकार हो गई। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है बर्मा और श्याम। बर्मा श्याम में थाईलैंड को बोलते हैं हम, सॉरी, बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, श्याम जो है थाईलैंड को बोलते हैं। तो म्यांमार की जो अन्य संज्ञाएं हैं वो क्या है? बर्मा भी बोलते हैं, इंद्रद्वीप भी बोलते हैं, हंसावती भी बोलते हैं और श्री क्षेत्र भी बोलते हैं। श्री क्षेत्र मतलब दक्षिणी भाग, श्री क्षेत्र मतलब। तो म्यांमार के अन्य नाम क्या है? बर्मा है, इंद्रद्वीप है, हंसावती है और श्री क्षेत्र है। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य संपर्क का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्यू सिटी के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। प्यू सिटी है एक, वहां पर खुदाई हुई है, वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि भारत
और साउथ ईस्ट एशिया के संपर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगला, मोन, तेलंग और प्यूस यहाँ की प्राचीन जातियां थी। मोन और प्यूस यहाँ की प्राचीन जातियां थी। बर्मा में अराकान, श्री क्षेत्र, तांगोंग, यातौन और पीगू में हिंदू उपनिवेश की स्थापना प्राचीन काल में ही हो गई थी। यहाँ के थातोन और पीगू नगरों को सुवर्ण भूमि की संज्ञा प्राप्त थी। 450 ईस्वी में लंका से बर्मा गए बुद्ध घोष ने बर्मा में हीनयान बौद्ध संप्रदाय का प्रचार प्रसार करके उसे लोकप्रिय बनाने का अथक प्रयास किया था। बर्मा में भारतीय उपनिवेश स्थापना के संदर्भ में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार शाक्य राजकुमार, कपिल वस्तु के जो शाक्य राजकुमार हैं, अभिराज ने उत्तरी बर्मा पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित किया और संकिश नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। किसको? संकिश नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। दूसरी मान्यता के अनुसार आर्यव्रत के क्षत्रिय राजकुमारों ने श्री क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। बर्मा में भारतीय संस्कृति के प्रचार में अशोककालीन बौद्ध धर्म प्रचारक सोन और उत्तरा, सोन और, ये आईएएस का क्वेश्चन है, कौन सा? दरअसल क्या होता है कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो जो लोग जहां जहां गए तो वहां पर उनके नाम याद करने पड़ते हैं। जैसे श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा गए थे, अशोक का बेटा और अशोक की पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा। संघमित्रा बेटी थी अशोक की और बेटा कौन था? महेंद्र। ठीक है, तो ये लोग श्रीलंका गए, है ना। सोन और उत्तरा कहाँ गए? सुवर्ण भूमि या म्यांमार या बर्मा। ठीक है, तो बर्मा में भारतीय संस्कृति के प्रसार में अशोककालीन बौद्ध धर्म प्रचारक सोन और उत्तरा का महत्वपूर्ण योगदान था। 7वीं शताब्दी में द्वारावती यहाँ का एक प्रमुख हिंदू राज्य था। बर्मा के 11वीं शताब्दी के शासक अनिरुद्ध ने बर्मा में राजनयिक एकता स्थापित की। उसकी राजधानी पैगन यानी अरिमर्दन पर थी। उसने एक भारतीय राजकुमार से विवाह किया। अनिरुद्ध जो था बौद्ध मतानुयायी था। बर्मा से ही भारतीय संस्कृति का प्रसार श्याम और पश्चिमी लाओस में भी हुआ। इतना क्लियर हो गया। अब है पूर्वी द्वीप समूह के हिंदू राज्य। कहाँ के? पूर्वी द्वीप समूह के हिंदू राज्य। तो पूर्वी द्वीप समूह यानी ईस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं हम, मैंने आपको एटलस में दिखा दिया था कि ये ईस्ट इंडीज है। कहाँ? इसको ईस्ट इंडीज बोलते हैं। इसको दिख रहा है? और ये जो वेस्ट इंडीज है ये आपको यूएसए मैक्सिको के राइट साइड में दिखेगा। इसको वेस्ट इंडीज बोला जाता है। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है। छोटे छोटे देश है, आइलैंड जैसे देश है ना। कुछ तो इतने ही है जितना आपका ऋषिकेश है, कुछ इतने छोटे हैं। ठीक है, साथ में मैंने बताया था बर्मुडा ट्रायंगल भी है यहाँ पर, है ना। और यहीं पर सारगेसो सी भी है इसके आसपास। सारगेसो सी मतलब, सारगेसम जो है वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब है समुद्री घास। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर घास ही घास मिलेगी आपको। किसमें? अटलांटिक ओशन के आसपास। यहाँ पर पानी के जहाजों का जाना मना होता है। जड़ विहीन घास है, मतलब घास ही घास है। क्या है? क्या बोलते हैं उसको? सारगेसो सी। क्या बोलते हैं? सारगेसो सी। अगर आप अपना जहाज लेके वहां गए तो जहाज का जो प्रॉपेलर होता है वो फंस जाएगा, वहां पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए मना होता है वहां से जहाज लिया। तो पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य कौन कौन से? पूर्वी द्वीपों के प्रमुख राज्य जो है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली। कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली हैं। इनमें सबसे प्राचीन हिंदू राज्य सुमात्रा का श्रीविजय राज्य था। इत्सिंग के अनुसार श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इत्सिंग के अनुसार श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब मैंने आपको बताया कि 3 नाम तो आपने याद रखने। चीनी यात्री और भी हैं, लेकिन 3 चीनी यात्री याद रखना है आपने। नंबर 1 पे फाइयान, किसके समय आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन आया? फाइयान आया। उसके बाद आया हर्षवर्धन के समय में वेनसांग। वेनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय में, जिसकी किताब का नाम क्या है? सी यू की। और फिर उसके बाद आया कौन? इत्सिंग। कौन आया? इत्सिंग। ये 3 नाम जरूर याद रखना है, क्रम भी ऐसे ही याद रखना आपने। फाइयान, वेनसांग और इत्सिंग। याद रहेगा? ठीक है, तो वो इत्सिंग लिखता है कि श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब जाते हैं जावा पे। जावा मतलब यवद्वीप। जावा का पूरा नाम क्या है? ये सब इंडोनेशिया के पार्ट है। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपको कि इंडोनेशिया में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 17,000
508 अप्रोक्सीमेटली इतने आइलैंड्स हैं किस पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो मैंने कहा जावा भी उसी का पार्ट है, बोर्नियो भी उसी का पार्ट है, और सुमात्रा भी उसी का पार्ट है, इरियन जाया भी उसका पार्ट है, बाली भी उसका पार्ट है, जो खास खास जो हमने मतलब सेलिबीज भी उसी का पार्ट है ना। तो जावा का प्राचीन नाम भारतीय साहित्य खासकर रामायण में यवद्वीप कहा गया है। जावा का प्राचीन नाम क्या है रामायण में? यवद्वीप कहा गया है। यहाँ कई हिंदू राज्य स्थापित हुए थे। 78 ईस्वी में अजिसक नामक राजा द्वारा जावा में जावा संवत की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना, 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। यहाँ पर क्या की? ये क्वेश्चन बनता है कि शक संवत किसने स्टार्ट किया। जैसे आप ये बोलते ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की मंथ हैं, और जो हमारे मंथ हैं वो क्या? चैत्र है, बैसाख है ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब हमारे महीने हैं। तो संवत बोलते हैं जो कैलेंडर है। शक संवत वो किसने स्टार्ट किया? कुषाण शासक कनिष्क ने स्टार्ट किया। कब किया? 78 एडी में किया। 78 एडी में ही जावा द्वीप पर अजिसक नामक राजा ने जावा संवत की शुरुआत की। किसकी की? जावा संवत की शुरुआत की। दूसरा एक क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने पूछा एक बार कि जो हमारी भारत सरकार है वो किस कैलेंडर को यूज करती है? आंसर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को यूज करती है। इसको शक संवत को यूज करती है भारत सरकार। यानी भारत सरकार का जो भी गजट प्रकाशित होगा उसमें जब डेट लिखी होगी तो 2 डेटें लिखी होंगी। एक ऐसे लिखी होगी जैसे आज कितनी तारीख है? आज तारीख कितनी है? 11 क्या चल रहा है? अप्रैल, 11 अप्रैल 2025। साथ में शक संवत की डेट भी लिखी होगी। ठीक है, तो बस कुछ मत करो, 78 क्या कर दो उसमें, हाँ जी माइनस करो। 78 एडी बाद में शुरू हुआ ना, 78 एडी बाद में शुरू हुआ तो माइनस करना पड़ेगा। 57 बीसी अगर विक्रमी संवत निकालना है तो 57 जोड़ना पड़ेगा आपको। यहां से प्राप्त तंत्री कामंदक नामक ग्रंथ से ऐश्वर्यपाल नामक राजा का उल्लेख मिलता है जो स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। तो ऐश्वर्यपाल नामक राजा अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। फाइयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में जावा को हिंदुओं का गढ़ बताया है। क्या बताया है? जावा को हिंदुओं का गढ़ बताया है। 5वीं शताब्दी में जावा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गुणवर्मा के प्रयासों से हुआ। अब यह ध्यान रखना आपने, जावा में बौद्ध धर्म कौन लेके गया? गुणवर्मा लेके गया। यहां से प्राप्त एक संस्कृत अभिलेख में पूर्णवर्मन नामक एक राजा का उल्लेख हुआ है जो 6वीं शताब्दी में शासन करता था, जिसकी राजधानी तरूम थी। ऐसा माना जाता है कि भारतीय राज्य कलिंग और जावा के बीच घनिष्ठ संबंध थे। कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग मतलब उड़ीसा, और जावा के बीच में क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंशी एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जो जावा, सुमात्रा और मलाया में अपना आधिपत्य स्थापित किया। शैलेंद्र वंशी शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। इन्हीं शैलेंद्र वंशी शासकों ने विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरुम्बुदूर का निर्माण 9वीं शताब्दी में कराया था। तो अब जैसे मैं इंडिया में ऐसे ही वो तो मंदिर है भगवान विष्णु का, ये स्तूप है। जब स्तूप शब्द बोलेंगे हम तो इसका मतलब क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बोरुम्बुदूर स्तूप का निर्माण किसने कराया? शैलेंद्र शासकों ने कराया। कब कराया? 9वीं शताब्दी में कराया। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? बोरुम्बुदूर स्तूप। कौन सा है? और उसको नेट पे जाके चेक कर लेना कि कितना बड़ा है। देखेंगे जब आप तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि संसार का सबसे बड़ा स्तूप बोरुम्बुदूर स्तूप। समझ में आ गया? अंततः शैलेंद्र वंशी शासकों का चोलों से संघर्ष हुआ। किससे? जिसमें इस वंश का पतन हो गया। तत्पश्चात जावा में पूर्वी जावानी राज्य का उदय हुआ। ये भी भारतीय संस्कृति के पोषक थे। बोर्नियो और बाली भी हिंदू संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से अनेक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। बोर्नियो के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। बोर्नियो के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। बोर्नियो के राजाओं में कौंडिन्य, अश्ववर्मन, मूलवर्मन, ये इनके नाम उल्लेखनीय हैं। मूलवर्मन ने बहु सुवर्णक यज्ञ का अनुष्ठान किया था और 20,000 गायों का दान ब्राह्मणों को किया था। कितनी? 20,000 गायों का दान ब्राह्मणों को किया था। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, सबसे बड़ा आइलैंड जो वर्ल्ड का है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। आजकल बड़ा विवाद भी हो रखा है
वो ट्रम्प जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो डेनमार्क को बोल रहे हैं कि छोड़ दो भाई ग्रीनलैंड, ये तो हमारा क्या है भाई, हमारे नजदीक है, हमारा होना चाहिए, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना कि ग्रीनलैंड किसका भाग है? यूरोपीय देश डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक ऑब्लिक गॉडथेब है, नुक या गॉडथेब है। ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो न्यू गिनी। कौन सा है दूसरा? न्यू गिनी। यहाँ पे देखते होंगे आप, जब आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखते हो तो यहाँ पर ये दिख रहा है, एक देश दिख रहा होगा, आधे पार्ट पर तो इंडोनेशिया है और आधे पार्ट पर पापुआ न्यू गिनी दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये पापुआ न्यू गिनी वही वाला देश, कहाँ जहां बालिका के जन्म के साथ ही कुछ समय बाद एक रिंग पहना देते हैं, फिर दूसरा रिंग पहनाते हैं, फिर तीसरा रिंग पहनाते हैं, वो लंबी हो जाती है उसकी गर्दन। अगर आपने वो ऐसी महिला को देख लिया तो हो सकता है आप बेहोश हो जाएं, इतनी लंबी लंबी गर्दनें होती है उनकी। वो न्यू गिनी वाला साइड का जनजातीय, मतलब उनका ट्राइबल क्या चल रहा है, कल्चर है उनका वो, ठीक है। वहाँ सुंदरता के पैमाने ही वही है कि जिसकी लंबी गर्दन। तो दूसरे नंबर का आइलैंड कौन सा? न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे बोर्नियो आता है। बोर्नियो से मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसमें 3 देश है, तो उसमें 3 देश कल बताए थे मैंने, कौन कौन से? ब्रुनई, जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगावन है, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो किस पर है? वो बोर्नियो पर है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। बाली, देखो नाम जो बाली आइलैंड है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से मेल खाता हुआ है। बाली कौन? सुग्रीव और बाली, है ना। तो बाली आइलैंड उसके शायद उसके नाम पर है या जिसके नाम पर भी है, पर है भारतीय नाम है बाली। तो बोर्नियो और बाली भी हिंदू संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे, ये बता दिया मैंने। मूल वर्मन ने बहुसुवर्णक यज्ञ का अनुष्ठान किया, 20,000 गाय क्या की? ब्राह्मणों को दान में दी। ठीक, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। शैलेंद्र राजवंश जो है इंडोनेशिया का प्राचीन राजवंश था। इसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस वंश के संस्थापक भारतीय थे, जो कलिंग व बंगाल से जाकर वहां शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। इस वंश के जो शासक हुए वो कौन कौन हुए? भानु शैलेंद्र हुए, दूसरे विष्णु शैलेंद्र हुए, तीसरे इंद्र शैलेंद्र हुए, चौथे समरतुंग हुए, अगले प्रमोद वर्धनी हुए, अगले कौन हुए? बालपुत्र देव हुए। कुमार घोष के प्रभाव में शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बन गए। कुमार घोष के प्रभाव में शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बन गए। शैलेंद्र वंशी शासकों ने नालंदा में तारा देवी का मंदिर 778 एना डोमिनी में बनवाया था। तारा देवी कौन है? देवी तारा की पूजा करते हैं बौद्ध लोग। कौन से वाले बौद्ध? हीनयान, महायान, वज्रयान। कौन करते हैं? तारा देवी। किसकी देवी है तारा? तो तारा देवी किसकी होगी? वज्रयानियों की होगी। किसकी है? वज्रयानियों की है। तारा देवी का मंदिर 778 में किसने बनाया? तो शैलेंद्र वंशी शासकों ने बनाया। पाल शासक देवपाल ने मुंगेर जो पड़ता है उसका पुराना नाम है मुदगिरी। क्या नाम है? मुदगिरी। मुंगेर अभिलेख के अनुसार सुवर्ण द्वीप और जावा के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु एक विहार का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बालपुत्र देव ने नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक विहार का निर्माण कराया था। पहले इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर बौद्ध धर्म के दर्शन को पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब जो वहां इंडोनेशिया से आते थे तो उनके रहने के लिए, छात्रों के रहने के लिए क्या किया इसने? बालपुत्र देव ने विहार का निर्माण करवाया। ठीक है। अच्छा, राजेंद्र प्रथम चोल शासक जो था उसने अपने समकालीन शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित करके 1025 ईस्वी में उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया। यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा चोल में 2 राजा सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक राजराज फर्स्ट है, एक राजेंद्र चोल। ठीक है। तो राजेंद्र चोल जो राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र चोल है, उसने इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र शासक को पराजित किया था 1025 में? आंसर विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया था और उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई? ठीक। अब है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा हूं। तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया, एशियाई राज्यों में भारतीय शासन व्यवस्था, समाज, साहित्य, धर्म, कला आदि का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन राज्यों में भी राजा के दैवीय उत्पत्ति संबंधी अवधारणा प्रचलित थी। राजा महाराज की उपाधि धारण करते थे। राजा क्या करते थे? महाराज की उपाधि धारण करते थे। शासक निरंकुश होते हुए भी धर्म एवं नीति का अनुसरण करते हुए शासन करते थे।
यहाँ के शासक भी मनु, नारद, भार्गव और धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय करते थे, यानी मनुस्मृति, नारद स्मृति, भार्गव स्मृति, इसके अनुसार न्याय करते थे। राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित थे। यहाँ का राज्यपाल राजपुत्रों को नियुक्त किया जाता था। यहाँ का राज्यपाल किनको? राजपुत्रों को नियुक्त किया जाता था। आज भी आप इंडोनेशिया जाएंगे ना, वहां पूछना आपकी एयरलाइंस का नाम क्या है? गरुड़ एयरलाइंस है वहां की। कौन सी? गरुड़ किसका वाहन होता है? विष्णु का वाहन होता है। किसका? भगवान विष्णु का वाहन होता है। तो आज भी वहां की एयरलाइंस क्या? गरुड़ एयरलाइंस। जबकि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और वहां के लोग साफ साफ बोलते हैं कि धर्म हमारा भले ही परिवर्तित हो गया, लेकिन जो हमारा डीएनए है वो क्या है? भारतीय है। क्या है? हिंदू है हमारा डीएनए। जावा तथा सुमात्रा आदि से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ भी चातुर्वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वे राजनीति और शासन में भाग लेती थी, जिसमें रानी गुणप्रिया का शासन उल्लेखनीय है। तो रानी गुणप्रिया का नाम आता है यहाँ पर, गुणप्रिया। यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर भी क्या थी? सती प्रथा। प्रथा नहीं बोलना चाहिए कायदे से, कुप्रथा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कुप्रथा। आज आप खाली पढ़ते हो सती प्रथा, लेकिन आप खुद कभी महसूस करना, कभी ना कभी किसी न किसी का कोई माना छोटा सा भी कहीं पर अगर आग से जल गया तो कितना पेन होता है। एक जिंदा महिला को जलाया जाना, कुप्रथा। ऐसी कुप्रथा थी इस देश में, और यहाँ पर भी कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। समझ में आया? जो कि बिल्कुल ही घिनौनी कुप्रथा थी भाई। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्यों में संस्कृत भाषा का व्यापक प्रसार हुआ। इन राज्यों ने अनेक लेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण मिलते हैं। यहाँ वेद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाता था। जावा में भारतीय साहित्य के अनुसरण पर जिस साहित्य का सृजन हुआ उसे इंडो जावानी साहित्य कहा जाता है। क्या? इंडो जावानी साहित्य कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय साहित्य है उसको क्या बोलते हैं? इंडो जावानी साहित्य कहा जाता है। इस समय महाभारत के विभिन्न पर्वों के आधार पर भारत युद्ध की रचना हुई। कालिदास की कृति कुमार संभव के आधार पर स्मर दहन और रघुवंश आधारित सुमन सांतक रचा गया। कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण तथा जरासंध वध की कथा पर आधारित कृष्णायन की रचना हुई। चंपा के भृगुवंश का राजा इंद्रवर्मन तृतीय पाणिनि की व्याकरण, काशिका, शैव और बौद्ध दर्शन का ज्ञाता था। यानी ये लोग भी क्या करते थे? पाणिनि का व्याकरण, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। व्याकरण की सबसे टफ और सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसलिए बोलते हैं, 8 चैप्टर है इसमें, 8 अध्याय हैं, तो 8 अध्याय की वजह से अष्टाध्यायी। और ये जो पाणिनि था ये गांधार का निवासी था। कहाँ गांधार? जहाँ की गांधारी थी, जहाँ का शकुनी था। कहाँ पड़ेगा गांधार आज वर्तमान में? दुर्योधन का नाम भी दुर्योधन नहीं था वैसे, सुयोधन था। सुयोधन का ननिहाल कहाँ पड़ेगा? अगर आज ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? गांधार कहाँ है? इस देश में नहीं है, भारत में। पाकिस्तान वाली साइड में नहीं, अफगानिस्तान वाली साइड में कहीं पर होना चाहिए। यानी वैवाहिक संबंध होते थे, दिल्ली हस्तिनापुर के संबंध, वैवाहिक संबंध कहाँ तक हो? वहां तक हो रहे हैं। गांधारी कहाँ की? वहां की। साथ में दहेज में आ रहा कौन? शकुनी। कौन आ रहा है? शकुनी व मामा शकुनी। इन राज्यों में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। यहाँ बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचलन था। वहीं अन्य राज्यों में पौराणिक हिंदू धर्म लोकप्रिय था। हिंदू धर्म संबंधी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति रूप में पूजा का विधान था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति के रूप में पूजा जाता था। इन राज्यों में अनेक मंदिर और स्तूप निर्मित थे। इस समय हिंदू और बौद्ध देवताओं को समन्वित करने का प्रयास भी किया गया। यह ध्यान रखना, युद्ध की विभीषिका में सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो स्त्री और बच्चे होते हैं। पुरुषों की तो होती है मृत्यु, हत्याएं होती हैं, जो भी होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव, दुष्प्रभाव, कुप्रभाव जो पड़ता है, सबसे ज्यादा जो क्या शोषित होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे और महिलाएं। इसीलिए धर्म वही श्रेष्ठ होता है जो शांति की बात करता है। जहां पर युद्ध की बात की जाएगी वहां पर दिक्कत होगी। समझ में आ गया? चलो, तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाना था यार उस समय के लोगों ने? उनको लगा उसमें कि हाँ इसमें क्या है? अहिंसा है, इसमें क्या है? सत्य है। और जहां पर सत्य होगा, अहिंसा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर अपने आप ही सुख शांति होगी।
दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों की कला का प्रत्येक पक्ष भारतीय कला से प्रभावित था। कलाविद कुमार स्वामी का तो मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया की कला तो भारतीय कला का ही एक अंग है। नगर विन्यास से लेकर मूर्ति कला तक भारतीय कला से प्रभावित है। कंबुज यानी कंबोडिया की राजधानी अंकोर थोम का निर्माण भारतीय नगर विन्यास पद्धति पर ही हुआ था। इन राज्यों की वास्तुकला का प्रमुख प्रतीक कंबुज का अंकोर वाट मंदिर है, जावा का बोरोबुदुर स्तूप है, बर्मा का आनंद मंदिर है। ये भाई ये ध्यान कर लेना, आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में है, बर्मा में, ठीक है। चंपा वियतनाम का माईसोन है और ओनगर के मंदिर, चंपा वियतनाम में कौन कौन से? माईसोन और ओनगर के मंदिर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय। इतना समझ में आ गया। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में बताता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबुज यानी कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में वहां के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। अंकोर थोम यशोधरपुर में करवाया था। जगह का नाम क्या है? अंकोर थोम या यशोधरपुर, ठीक है। नाम जरूर याद रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय का, जिसने इसका निर्माण कराया। कितना पैसा लगा होगा उस जमाने में, इतनी समृद्धि तो रही होगी, तभी बनते हैं निर्माण कार्य। वरना मैं बोल रहा हूँ आपको 50 गज का प्लॉट लेके दिखा दो, उस पर 2 कमरे डाल के दिखा दो, अपने आप पता चल जाएगा। हम लोग तो बड़े हल्के में देखते हैं ना कि यार 84,000 स्तूप बनाए, अंकोर वाट का मंदिर बनाया, बोरोबुदुर स्तूप बनाया। तो बनाने के लिए भाई धन की आवश्यकता तो पड़ी होगी ना। और धन भी ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए जेब में रहे होंगे 100 रुपए लगा दिए। कम से कम लाख रुपए रहे होंगे तो 1000 रुपए लगाए होंगे, 10,000 रुपए लगाए होंगे। क्यों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर थोम यशोधरपुर में अंकोर वाट का मंदिर 1125 में बनवाया। यह एक विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर का एक विशाल प्रांगण में स्थित है। इसके बाहर सुरक्षा के निर्मित चौड़ी खाइयां खोदी गई हैं। मंदिर का मूल शिखर 64 मीटर ऊंचा है, यानी जितनी हमारी 6.5 मंजिल, ये हम तीसरी मंजिल पर हैं, तो लगा लो ये 30 फुट हो गया। 30 फुट इसके और ऊपर और 4 फुट और ज्यादा, यानी 64 मीटर ऊंचा है। सॉरी, मीटर में बोल रहा है, फुट में नहीं। कितना? 1 मीटर में तो 3 फुट से ज्यादा होंगे। इसको 3 से गुणा कर दो और 3 साढ़े 3 से लगभग उतना ऊंचा तो क्या है? खाली मूल शिखर है। और अन्य शिखर जो है 54 मीटर ऊंचे हैं। कितने? 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर का निर्माण 3000 फुट के चौकोर चबूतरे पर हुआ है। मंदिर का गर्भगृह, गर्भगृह बोलते हैं जहाँ मूर्ति होती है, मंदिर का गर्भगृह ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर का प्रदक्षिणा पथ लगभग आधे मील की परिधि में बना हुआ है। प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं जहां आप क्या करते हो? मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। जैसे भरत जी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो अब अक्षय तृतीया आएगी, 108 प्रदक्षिणा पथ पर क्या करने पड़ते हैं? चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं जा पाते हैं, तो बताते हैं कि उतना ही पुण्य आपको भरत जी के मंदिर की 108 परिक्रमा करने पर मिल जाता है। ऐसा ही बोलते हैं? ठीक, चलो। मंदिर का प्रदक्षिणा पथ लगभग आधे मील की परिधि में बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं का अंकन हुआ है। रामायण की संपूर्ण कथा यहाँ अंकित है। इसमें महाभारत के युद्ध का 49 मीटर लंबा युद्ध दृश्य उत्कीर्ण है। 49 मीटर, ठीक है। इस मंदिर की महत्ता को देखते हुए कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज पर इसका चित्र अंकित किया गया है। तो किस देश के झंडे पर क्या अंकोर वाट का मंदिर है? आंसर कंबोडिया। आंसर कंबोडिया। किस देश के झंडे पर उसी देश का नक्शा है? आंसर साइप्रस। आंसर साइप्रस एक देश है, यहां पड़ता है। इधर ये आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे भूमध्य सागर में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, देश पड़ता है, जिसको बोलते हैं साइप्रस। उसकी कैपिटल निकोशिया। उस देश के झंडे पर उसी देश का मानचित्र है। और एक बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, किस देश के झंडे पर AK-47 बनी हुई? मोजाम्बिक। कौन सा देश है वो? मोजाम्बिक, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं बोरोबुदुर स्तूप पर। तो इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप है। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान समुदाय से संबंधित है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंशी राजाओं के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के बीच कराया गया था। कालांतर में ज्वालामुखी उद्गार से यह ढक गया था, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। सुना है इसके बारे में? सबसे खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन भी वहीं पर हुआ। इतिहास का जो
इसका इतिहास हम जानते हैं, क्राकाटोआ वोल्केनो, क्राकाटाओ या क्राकाटोआ। बताया जाता है कि जैसे जो पर्वत है उसका आधा भाग उड़ गया था आसमान में, इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ जो विस्फोट हुआ उसकी जो ध्वनि है वो लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। सुनामी आई तो पहले ज्वालामुखी से मरे वहां के लोग, फिर सुनामी से मरे, फिर अगल और कई देशों तक गई वो सुनामी, फिर कई देशों के तटों को क्या किया, उसने हिट किया। कालांतर में ज्वालामुखी उद्गार से ढक गया था। इसकी खोज फिर दोबारा डच अभियंता H.C. कार्नेलिया ने की, जबकि ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स को इसके पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। तो ये दो नाम हैं, एक है H.C. कार्नेलियस और दूसरे हैं थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स। अरे भाई अंग्रेज तभी तो हैरान हुए, यहाँ पर आकर परेशान हो गए हो कि ये है क्या, ये भारतीय संस्कृति है क्या, हिंदू संस्कृति क्या है। आप भले ही आपके मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान होना हो, लेकिन विश्व के जितने भी क्या है इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो हिंदू धर्म का या भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। समझ में आया। और अभी तो 7000 साल पुरानी संस्कृति के अवशेष मिले हैं अभी भारत में। कितने, एक इतिहास रचेगा फिर। अब 7000 साल पुराने मतलब पिरामिड से भी पहले के, इसके हाँ पिरामिड्स, जब पिरामिड बने थे इजिप्ट के, उससे भी पहले के। इसका निर्माण शैलेंद्र वंशी राजाओं के संरक्षण में, ये बता दिया मैंने आपको, कार्नेलियस बता दिया, स्टैमफोर्ड रैफल्स बता दिया। यूनेस्को द्वारा 1991 ईस्वी में बोरबुदूर बौद्ध स्तूप को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में है। और ये क्या करती है, विश्व विरासत सूची जारी करती है। इसका कहना यह है कि बोरबुदूर स्तूप सिर्फ इंडोनेशिया का नहीं है विरासत, ये पूरे वर्ल्ड की विरासत है। क्या है, पूरे संसार की विश्व विरासत है। इसको विश्व विरासत घोषित किया गया। इसमें कुल 9 चबूतरे हैं, जिनमें नीचे के 6 वर्गाकार और ऊपर के 3 गोलाकार हैं। सबसे ऊपर के चबूतरे का पर मुख्य गुंबद यानी स्तूप बना हुआ है। स्तूप के नीचे के 2 गोलाकार चबूतरों पर बुद्ध प्रतिमाएं युक्त 72 छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। इनके नीचे के चबूतरों की दीवारों पर जातक कथाओं का दृश्यांकन किया गया है। जातक कथाएं किसको बोलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं को क्या बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं। जब भी आपको ऐसा बोलेगा कि जातक कथाओं का दृश्यांकन, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं लिखी गई है। ठीक है। ऊपरी चबूतरे तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके निर्माण में गुप्त कला के प्रभाव के साथ साथ स्थानीय कला का प्रयोग भी हुआ है। इस भव्य रचना को देखकर डॉक्टर R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने इसे संसार का 8वां आश्चर्य कहा है। क्या कहा है, 8वां आश्चर्य कहा है, जो बृहत्तर भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है। आनंद मंदिर, अगला क्या है, आनंद मंदिर। बर्मा के पगान नामक जगह पर और पगान नामक स्थान पर आनंद मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जिस पर भारतीय वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के मंदिर का निर्माण बंगाल में होता था। इसका निर्माण 1105 ईस्वी में बागान साम्राज्य के काल में हुआ। यह मंदिर 564 वर्ग फीट के चौकोर आंगन में स्थित है। मुख्य मंदिर वर्गाकार है और यह ईंटों से निर्मित है। ये ध्यान रखना आपने, ईंटों से निर्मित है। मंदिर के मध्य में बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित है। बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियां तथा मिट्टी के फलक अंकित हैं। इस मंदिर तथा स्तूप के अतिरिक्त चंपा के माइसोन तथा ओन्नगर मंदिर, जावा के चंडी कलसन, चंडीसरी, चंडी देवी आदि भी अपना उत्कृष्ट कला के लिए विख्यात हैं। जावाई भाषा में मंदिर को चंडी कहा जाता है। मंदिर को क्या बोलते हैं, अगर आप जावा जाएंगे तो पूछना चंडी कहाँ है, तो मंदिर अगर पूछना हो तो आपको मंदिर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, चंडी कहाँ है। तो चंडी मंदिर में लेके चले जाएंगे वो लोग आपको। जावा का सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध मंदिर जो है 778 ईस्वी में निर्मित तारा का चंडी कलशन है। चंडी तारा का, तारा देवी मैंने बता दी, वज्रयानियों की देवी जो है वो कौन है, तारा। इसका निर्माण शैलेंद्र शासकों ने 8वीं शताब्दी में कराया था। चंडीसरी का मंदिर ध्वस्त अवस्था में है, संभवतः यह 3 मंजिल है। चंडी देवी मंदिर लगभग 250 मंदिरों का समूह है। इसमें लीरो जेंग्रग और लोरो जोंग्रम का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो मैंने कहा भारतीय संस्कृति को आप साउथ ईस्ट एशिया में खोज सकते हो, यानी जब आप इन देशों में जाओगे तो आपको एक नई अनुभूति पता चलेगी अंकोर वाट का मंदिर देखकर और
बोरुम्बुदूर स्तूप देखकर, और क्या बोलते हैं ये, हाँ जी, पगान का आनंद मंदिर देखकर, चंपा के माइसोन और पुण्यगर के मंदिर देखकर, जावा के चंडी कलसन को देखकर, चंडी सरी, चंडी देवी, समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से एंशिएंट आर्ट्स क्या हो गई, इति हो गई है। कल से आपका क्या चलेगा, मिडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो समझ में आ गया। इसके बाद मैं एक पेपर दे रहा हूँ, आपने वो पेपर करना है, मुझे बताना है आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। गढ़वाल में उनको कमीन बोलते थे, उत्तरी गढ़वाल में उनको सयाना बोलते थे, और भोटियों में उनको बूढ़ा या थुकदार बोलते थे, ठीक है। अगला शब्द है गूंठ या विष्णु प्रीति। गूंठ और विष्णु प्रीति का मतलब क्या है, जो भूमि मंदिर के रख रखाव के लिए, राजस्व के लिए प्रयोग होती थी, उसको क्या बोलते थे, गूंठ। क्या मंदिर के रख रखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती थी, उसको क्या बोलते थे, गूंठ या विष्णु प्रीति, ठीक है। अगला सदावर्त। अगला शब्द क्या है, सदावर्त। वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था, उसको क्या बोलते थे, सदावर्त। अनुदान का मतलब होता है जो वापस ना किया जाए। ऋण का मतलब होता है जो, जैसे ऋण अगर आपने ले लिया वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अनुदान मिल गया तो उसका मतलब वो वापस नहीं करना है। तो अनुदान को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रांट, ठीक है। राज्य सरकारों में भी सुना होगा आपने कि राज्य ने केंद्र से क्या मांगा, अनुदान मांगा। क्या मांगा, अनुदान मांगा। तो अनुदान में फायदा होता है क्योंकि वापस नहीं करना है। राज्य ने केंद्र से ऋण मांगा, ऋण लिया, तो ऋण में तो क्या है भाई, आज नहीं तो कल वापस करना ही पड़ेगा राज्य को, किसको, केंद्र को। समझ में आया। आपके भी होते होंगे मित्र, कुछ अच्छे मित्र होंगे जिनसे आप लेते होंगे, वापस नहीं करना होता होगा, लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते होंगे जो सुबह शाम दिन याद दिलाते होंगे कि भाई तूने मेरे क्या ऐसे ले रखे, 10 रुपए लिए थे, थोड़ा उसका हिसाब हो जाता तो ज्यादा बेटर है ना। अगला है हलिया। बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिये की नियुक्ति करते थे। साफ साफ पता चल रहा है, हल लगाने वाला हलिया है ना। तो बड़े भूस्वामी खुद नहीं करते थे, खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे। अगला साझी, जो भाबर क्षेत्र में कृषि भूमि को अधिया या अधेल के लिए लेता था, अधिया या अधेल के लिए लेता था, उसको क्या बोलते हैं, साझी। अधेल का अधिया मतलब हो गया कि भाई खेत में जो भी उगेगा आधा तो मैं खाऊंगा और आधा तुम्हारा खेत है इसलिए तुम्हें दूंगा। अधिया मतलब समझ में आ गया, आधा मैं उगाकर खाऊंगा लेकिन आधा क्योंकि खेत तुम्हारा है इसलिए आधा तुम्हें दूंगा। तो वहां पर वर्ड कर रहे हैं साझी। जो भाबर क्षेत्र में कृषि भूमि को अधिया या अधेल के लिए लेता था वो साझी कहलाता था। अगला संजायत भूमि, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवारों के पास होता था, उस भूमि को क्या बोलते थे, संजायत भूमि। वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवारों के पास होता था, ऐसी भूमि को क्या बोलते थे, संजायत भूमि। अगला हो गया गूल। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर को क्या बोलते हैं, गूल बोलते हैं। जैसे मलेथा की गूल किसने बनाई, गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी ने। किसने, जब आप यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल की तरफ जाओगे तो बीच में आपको, अब तो खैर खेत नहीं दिख रहे हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर, रेलवे ने एक्वायर कर दी वो लैंड, है ना। लेकिन मैंने कहा कि वहां पर बहुत अच्छी खेती होती थी। उस खेती का कारण यह था, किसी जमाने में वहां के जो राजा थे, कौन, माधो सिंह भंडारी, उन्होंने एक गूल का निर्माण कराया था, पानी लेकर आए थे वो। तो उस पानी की वजह से क्या होता था, उन खेतों में, सेरे बोलते हैं ऐसे खेतों को, रुपाई होती थी, बहुत अच्छा चावल होता था वहां पर, बासमती टाइप। समझ में आया। अगला नौला। नौला का मतलब होता है भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे। नौला मतलब भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे, नौला, ठीक है। अगला हो गया चुपटौला। चुपटौला मतलब छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहे एवं मवेशी करते थे। छोटे जल छिद्र जिनका उपयोग चरवाहे एवं मवेशी करते थे, चुपटौला बोलते थे उनको। अगला शब्द है सिमार या गजार। भूमि में कीचड़ युक्त हिस्सा, भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता था, सिमार या गजार। अगला हो गया खाल। खाल से क्वेश्चन बना हुआ है। वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। अभी भी आप गांव में जाओगे ना कहीं पहाड़ों में, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर क्या करते थे गांव के लोग, खोद के क्या करते थे, खाल बनाते थे। उसका उपयोग क्या, बरसात में उसमें पानी जमा हो जाता था, तो जितने भी जो चरवाहे होते थे, जैसे गाय चराने गए, भैंस चराने गए, ऊपर जब जाते थे तो वो गाय भैंस क्या करते थे, उसमें
पानी पीते थे, साथ में उसमें नहाते थे गर्मियों के टाइम पर, है ना। तो चाल खाल योजना भी है, यहाँ से क्वेश्चन बना, चाल खाल योजना क्या है? तो चाल खाल वाटर को क्या क्या करने का, बरसाती पानी को स्टोर करने का एक तरीका था चाल खाल। ठीक है, तो ऐसे मैंने बताया खाल क्या है, वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। तो कई गांवों के नाम भी हैं खाल, उनके नाम पड़ते हैं गांव के पीछे, जैसे मोहन खाल, मोहन खाल, आगरा खाल। कहीं दिखा आपको खाल या आगरा खाल में? होगा कहीं ना कहीं, ढूंढो। अगला धारा, पेयजल का सामान्य स्रोत होते हैं जो घाटियों और चोटियां दोनों जगहों पर अधिकतर पाए जाते हैं। धारा, ये ध्यान रखना कि जब ये जो उत्तराखंड के लोग थे, क्या मतलब दो तरह से निवास किए उन्होंने। वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि नदियों के किनारे सभ्यताएं बहुत लंबी नहीं चलती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऊपर बनाया, उन्होंने क्या ढूंढे, सबसे पहले जल स्रोत ढूंढे। क्या ढूंढे? जल स्रोत, यानी हर गांव में, गांव वहीं आबाद होंगे जहां पे धारा होगा। क्या होगा? धारा होगा, ठंडा पानी निकल रहा होगा, नेचुरल वाटर रिसोर्स होता है वो। ठीक है, और कई गांव बर्बाद हुए कब? जैसे ब्लास्टिंग हुई, जब रोड बनी, कईयों के धारे क्या हो गए, सूख गए, तो वो गांव भी क्या हो गए, वहां से माइग्रेशन पलायन शुरू हो गया। क्योंकि जिस गांव में पानी नहीं, तो समझ लो वो गांव भी ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो धारा मतलब पेयजल के सामान्य स्रोत। अगला घराट, पंचक्की या आटा पीसने के लिए प्रयोग होती थी, पानी से चलती थी ये, है घराट या घट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घट। अगला थोकदार, राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व या वित्तीय अधिकारी होता था। राज्य और प्रधान के बीच में राजस्व या वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर थोकदार। आंसर थोकदार। बेनाप भूमि, वेस्टलैंड जिसमें गांव का स्वामित्व होता था उसको क्या बोलते थे? बेनाप भूमि। वेस्टलैंड को क्या बोलते थे? बेनाप भूमि। अगला कैसरे हिंद भूमि, बंजर भूमि या जहां कभी खेती ना की गई हो, इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता था। तो ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? कैसर हिंद भूमि। कैसरे हिंद भूमि। अगला है गंगानाथ, गंगनाथ देवता। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता कौन है? गंगनाथ देवता है। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता गंगनाथ। अगला है अट्टा सट्टा, ये विवाह का एक प्रकार होता था। अट्टा सट्टा क्या होता था भाई इसमें? हा? अट्टा सट्टा में क्या होता था? अगला है अणवाल, धारचूला में पशुओं की रक्षा करने वाली जनजाति। अणवाल मतलब धारचूला में पशुओं की रक्षा करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? अणवाल। अगला है कुंडाखार प्रथा, भोटिया व्यापार की गंग्या पद्धति को कहते हैं कुंडाखार प्रथा। ध्यान रखना, ग्रेटर हिमालय की जो मूल जनजाति है वो कौन है? भोटिया लोग हैं। और इन भोटिया लोगों ने क्या किया? तिब्बत के साथ व्यापार किया और हायर हिमालय को पार करके तिब्बत गए हो, यानी बहुत कठिन परिस्थितियों में कठिन व्यापार किए इन लोगों ने। तो उसमें एक व्यापारिक पद्धति आती है गंग्या पद्धति, उसी गंग्या पद्धति को क्या बोला जाता है? कुंडाखार प्रथा। क्या बोलते हैं? अच्छा, भोटिया जो लोग हैं ऐसे, उनको शौका भी बोलते हैं, उनको जाड़ भी बोलते हैं। अलग अलग स्थानों पर भोटियाओं के नाम क्या है? अलग अलग है। तो कहीं पर शौका है, कहीं पर जोहार है, कहीं पर जाड़ है, कहीं पर भोटिया है। चमोली वाले क्षेत्र में जाओगे आप तो क्या बोलते हैं? भोटिया। जैसे आप बद्रीनाथ वाले मार्ग पे जा रहे हो तो उनका गांव है छिनका, भोटियाओं का गांव कहाँ है? छिनका। और भोटियाओं में क्या ऋतु प्रवास की प्रथा होती है, तो जाड़ों में तो रहते हैं वो छिनका में, और गर्मियों में कहाँ रहते हैं? वो माणा। बद्रीनाथ से आगे 1 किलोमीटर आगे कौन सा गांव है? मणिभद्रपुर, माणा। तो उनका जो 6 महीने का गांव कौन सा है? माणा। और 6 महीने का गांव कौन सा है? तो ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के साथ अपने घर चेंज करते हो, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहां, ये पता है। यानी बद्रीनाथ जी का जब मंदिर खुलता है, द्वार खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, तो सबसे पहले भोटिया लोगों का मतलब जो स्वागत करते हैं बद्रीनाथ जी का, वो कौन करते हैं? भोटिया लोगों का नृत्य होता है, महिलाओं का। बिल्कुल दर्शनीय, इसलिए बोला जाता है कि जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन जरूर जाइए, उस दिन पता चलता है क्या? संस्कृति का। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा शौका बोलते हैं, कहाँ? कुमाऊं वाला क्षेत्र है। जोहार, जोहार जो घाटी क्षेत्र है वहां पे जोहार बोलते हैं। उत्तर काशी में जाड़ बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? जाड़ भोटिया। अगला है कोटाल, कोटाल मतलब ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था। कौन? कोटाल, ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था, कोटाल। अगला है खसरा या खतौनी, जमीन संबंधी लेखा जोखा को कहते हैं खसरा या खतौनी। और ये चीज होती है, मेन होता है खसरा और खतौनी। ठीक है, जमीन के
जमीन संबंधी लेखा जोखा जो होता है। अगला खील, खील मतलब बंजर भूमि को क्या बोलते थे, खील। अगला गेंडागर्दी, चंद शासक देवी चंद के समय काल को क्या कहा जाता है, गेंडागर्दी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ, किस चंद राजा के शासन काल को या समय काल को गेंडागर्दी कहा जाता है? आंसर देवी चंद, आंसर देवी चंद के काल को गेंडागर्दी कहा जाता है। अगला चंपुली, चंपुली मतलब शौका जनजाति का लोक नृत्य है चंपुली, शौका जनजाति का। ये भी भूटिया होते हैं, शौका क्या होते हैं, और इन्होंने तिब्बत के साथ व्यापार किया। इनका जो लोक नृत्य है उसको चंपुली कहा जाता है। अगला जरीब, ब्रिटिश काल में विकेट जो कि 9वां बंदोबस्त था, भूमि बंदोबस्त, विकेट द्वारा भूमि मापन के लिए प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है, जरीब। क्या कहा जाता है, जरीब। अगला थर्प, कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या बोलते हैं, थर्प। कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहा जाता है। अगला पटरंग वाली प्रथा, पटरंग वाली प्रथा में रेशम रंगने की झूठी प्रथा इंद्रचंद के समय, रेशम रंगने की झूठी प्रथा इंद्रचंद के समय, इसको बोलते हैं पटरंग वाली प्रथा। अगला है ढाकर, प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी पैदल चलकर मंडियों से व्यापार करने को ढाकर कहते थे। क्या कहते थे, ढाकर। और ये भी ध्यान रखना, खच्चर नहीं थे पहले, क्या थे, नमक का व्यापार होता था यहाँ पर। किस चीज में करते थे, बकरों में। बकरे, बड़े बड़े बकरे होते थे, बकरे पालते थे लोग, और उसमें बांधकर सामान लेकर जाते थे, खासकर नमक। खासकर क्या, बाकी उत्तराखंड में सब कुछ था, शहद था, चावल थे, गेहूं था, मंडवा था, लेकिन क्या नहीं था, नमक नहीं था, क्योंकि नमक इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। अगला विरुद्धावली, विरुद्धावली मतलब उपाधि, विरुद्धावली मतलब उपाधि। अगला आठ कर, युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान में लिया जाता था। आठ कर क्या था, युद्ध संबंधी कर था, सैनिकों के ठहरने के लिए लिया जाता था। अगला अठवाड़, अठवाड़ यानी बलि पूजा का एक रूप होता था, अठवाड़ बलि पूजा का एक रूप। अगला ढंडक, शासक के प्रति जनता के विरोध करने का तरीका ढंडक था। ढंडक आंदोलन चले हैं, शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका क्या है, ढंडक। अगला है चट्टी, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को चट्टी कहा जाता था, जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी। अब यमुनोत्री क्यों जा रहे हो, ऋषिकेश में आप ब्रह्मपुरी का पुल पार करो तो क्या मिलता है आपको, गरुड़ चट्टी। आगे क्या मिलेगा आपको, मोहन चट्टी। आगे क्या मिलेगा, ब्यास चट्टी। आगे क्या मिलेगा, पहले तीर्थ यात्रा जब करते थे ना, तो अब तो गाड़ी इधर से जाती है, जो पुराना पैदल मार्ग है वो उस तरफ है नदी के। किस तरफ, पौड़ी वाली साइड में। किस तरफ है, तो उस जमाने में अलग अलग जगहों पर चट्टियां बनी होती थी, यात्री लोग दूर दूर से आते थे, उन चट्टियों में निवास करते थे, भोजन बनाते थे, अपना खाते थे। बाबा काली कमली की धर्मशालाएं थी, और यहाँ से नहीं, ऋषिकेश में देखो आप, ऋषिकेश में कई काली कमली की धर्मशालाएं हैं, और आगे ऊपर तक गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक धर्मशालाएं थी, ठीक है, जिसमें कपड़े वपड़े, खाना बनाने के बर्तन, सब चीजें थी। ठीक, लोग अपना राशन पानी लेके चलते थे, और जब चलते थे तो अपना श्राद्ध करके चलते थे। क्या करके, वार्षिक श्राद्ध करके चलते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यात्रा में पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। समझ में आया। और जब वो वापस जाते थे, कहा, अपने घर जब पहुंचते थे, तो जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे तो उनके पैर छूते थे। क्यों छूते थे भाई, कि भाई यात्रा करके आया है। यानी यात्रा इतनी कठिन थी पहले पुराने जमाने में। अभी तो क्या है, अभी आपका प्लान बना, अभी गाड़ी उठाई और पहुंच गया आपका, रात तक बद्रीनाथ पहुंच जाओगे, शाम तक। लेकिन पुराने जमाने में ना कई महीने लगते थे कहाँ तक पहुंचने में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और प्राचीन मार्ग जो थे वो कैसे थे, पैदल मार्ग थे। इतना समझ में आया। इसीलिए जब आपदा यहाँ पर आई थी तो ये बोला गया था कि भाई इन पैदल मार्गों को दोबारा क्या किया जाए, सुचारू रूप से सही किया जाए, और कम से कम बाहर निकलने के रास्ते तो हो, क्योंकि रोड ब्लॉक्स हो गई थी आपदा के समय में, तो आदमी आएगा कहाँ से, तो कम से कम पैदल तो आएगा। चट्टियां बनी होंगी तो क्या। और इस तरह का मेरे ख्याल से पर्यटन हमें दोबारा शुरू करना चाहिए। कारण क्या है, कारण क्या है, पर्यटन का बिगड़ता हुआ स्वरूप नहीं, कारण है स्वास्थ्य। कारण क्या है, स्वास्थ्य। आज स्वास्थ्य इतना खराब क्यों है, तो जब लोग मेरे से पूछते हैं तो उसका कारण है पहिए का आविष्कार।
किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। पहिए ने क्या कर दिया, आपके हाथ पैर चल ही नहीं रहे, और फिर आप बोल रहे हो कि अब जी शुगर हो गया, अब जी ब्लड प्रेशर हो गया, अब जी क्या हो गया। यात्रा करके देखिए ना पैदल, कभी दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती किसका कितना देना, किसका कितना लेना, एक ही टेंशन होती है, भाई वहां पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, और जंगल से जाना है, कहीं बाघ ना आ जाए, भाई इतनी टेंशन होती है, बस ज्यादा टेंशन नहीं होती है। हाँ, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पैदल यात्राएं कराए और युवाओं को इस प्रकार की यात्राएं करवाई जाएं, क्योंकि युवा क्या है कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इस भौतिकवादी युग में क्या हो गया कि इतनी अंधी दौड़ में भाग रहा है वो कि उसको दिक्कत हो रही है। पैदल यात्रा करो यार, बीच बीच में क्या करो, सुविधाएं दे दो, थोड़ा बहुत रोजगार भी मिलेगा लोगों को। नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो जी। जो आनंद पैदल चलने में है, तो अब 2026 में मेरे ख्याल से कब है नंदा राज यात्रा, चल के देखना, उसमें जीवन भर आपको याद रहेगा। जैसे महाकुंभ जाना आपके लिए यादगार पल था, वैसे ही आपके लिए नंदा राज यात्रा भी क्या रहेगा, यादगार पल रहेगा। कॉन्फिडेंस बना रहेगा जीवन भर आपके कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगर आप कोई ट्रैकिंग कर लेते हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित हो, सही हो, तबीयत खराब होगी, थोड़ा बहुत ठंड वंड से हो सकती है, बट अगर आप सुरक्षित वापस आ जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्या फिट है भाई हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्या है, ढंढक बता दिया मैंने, चट्टी बता दिया। हलिया, कृषि कार्य से जुड़े बड़े भूस्वामी कृषि नौकर रखते थे, उन्हें हलिया बोलते थे। क्या बोलते थे? हलिया बोलते थे। हल चलाने का काम था, है ना। साझी व्यवस्था, भाबर क्षेत्र में अधेल व तिहाड़ी पर खेती को कहते थे। तिहाड़ी पर खेती को क्या कहते थे? साझी व्यवस्था। अधेल मतलब आधा देना पड़ेगा, तिहाड़ी मतलब एक तिहाई देना पड़ेगा, एक तिहाई 33% आपको देना पड़ेगा, इसको भूस्वामी। ठीक है, अगला बिसौदी, एक प्रकार का बेगार कर था। बेगार बोलते हैं फोर्स लेबर को, जिसमें आपको पैसे नहीं दिए जाते, आपसे खाली काम कराया जाता है, आपको उसके बदले में आपका मेहनताना नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? बेगार। तो बिसौदी क्या था? एक प्रकार का बेगार कर था। अगला है पचार सिमार, पहाड़ में उस भूमि को कहा जाता था जहां प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? पचार सिमार। अब ये क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं भी क्या करूं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे ये भविष्य में पटवारी का पेपर देने वाले हो तो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से बनने, और वो 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो किसी भी पॉइंट को छोड़कर नहीं चल सकते। वही 40 क्वेश्चन तय करेंगे कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे। तो समझ में आया? ठीक है, अगला है माप तौल प्रणाली। क्या है? इसमें से तो भाई एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। राज्य में भूमि मापन की दो मुख्य इकाइयां कौन कौन सी है? मुट्ठी और नाली। यानी उत्तराखंड में जो भूमि मापन की इकाइयां वो क्या है? मुट्ठी और नाली। मैंने कल बता दिया था कि किसान के बीज फेंकने का, बीज डालने का एक तरीका होता है। एक मुट्ठी बीज पकड़ के जब डाला उसने, तो जितने में फैला हो उसको क्या बोलते हैं? एक मुट्ठी। ठीक है, और नाली जो है 16 मुट्ठी बीज जितने खेत में पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक नाली। तो जमीन मापने में 16 मुट्ठी बराबर एक नाली। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होगी मुट्ठी और बड़ी इकाई होगी क्या? नाली। एक नाली लगभग कितना होता है, कितने वर्ग मीटर होता है? 200 वर्ग मीटर क्या होता है? एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। ढाई नाली बराबर एक बीघा। ढाई नाली बराबर एक बीघा या 40 मुट्ठी, क्योंकि 16 दूनी 32 और 16 का आधा क्या होता है? 8। समझ में आ रहा है? यानी 16 मुट्ठी एक नाली, 16 मुट्ठी दूसरी नाली, और 0.5 में क्या हो गया? 8 मुट्ठी। तो 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया? 40 मुट्ठी। तो यानी एक बीघा में 40 मुट्ठी क्या होता है? दाने किसान के द्वारा डाले जा सकते हैं। तो 40 मुट्ठी, ढाई नाली बराबर एक बीघा और एक बीघा बराबर 40 मुट्ठी। इतना समझ में आ गया? एक हेक्टेयर में 50 नाली होती है। एक हेक्टेयर में 50 नाली होती है, यानी 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। और ध्यान रखना, उत्तराखंड में अधिकतर किसान जो हैं वो सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं। आईएएस का क्वेश्चन है कि मार्जिनल फार्मर्स किन्हें कहा जाता है? जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। ठीक है, 50 नाली, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 50 नाली क्या होगी? जमीन होगी। ठीक है, तो एक हेक्टेयर 50 नाली या 10,000 वर्ग मीटर। अगला, एक गज बराबर 0.91 वर्ग मीटर। एक गज कितना होता है? 0.91 वर्ग मीटर। गज क्या है? एरिया की यूनिट है। गज एक तो मांझा लेते हो आप गज में, ये नहीं,
लंबाई और चौड़ाई, उसका एरिया जब निकालेंगे हम तो किस में निकल रहा है, गज में। जैसे जमीन आपके यहाँ लेते हैं तो आप लोग किस में लेते हो, गज में लेते हो, किस में लेते हो, ठीक। तो 0.91 वर्ग मीटर। अच्छा जी, 45 गज बराबर एक विस्वा होता है, 45 गज बराबर एक विस्वा। एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, एक मुट्ठी कितना, 62.5 ग्राम। 8 मुट्ठी बराबर एक सेर, 8 मुट्ठी बराबर एक सेर, एक सेर बराबर 500 ग्राम। दरअसल उत्तराखंड में जब अनाज नापते थे ना तो बर्तन होते थे एक विशेष प्रकार के, तो हम बोलते थे भाई कितने सेर, इतने सेर। जैसे घी भी है तो उसको सेर में नापते थे कई बार, अनाज को भी किस में नापते हैं, सेर में। 2 सेर बराबर एक कूड़ी या 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम बराबर एक पाथा। तो जैसे अभी कभी आप उत्तराखंड में जाओगे, आप बोलोगे भाई दाल कैसे दी, माना आप कहाँ चले गए, हरसिल पहुंच गए, आपने कहा राजमा चाहिए मुझे, हरसिल की राजमा फेमस है, आपने कहा राजमा दो, राजमा क्या रेट है, तो वो बोलेंगे इतने रुपए पाथा, इतने रुपए पाथा। तो पाथा में क्या होता है, 2 किलो होता है। कितना होता है, बर्तन होता है एक, वो बर्तन भर के दिया जाता है, इसका मतलब 2 किलो आपकी दाल क्या हो गई, ज्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलती है, ठीक है। तो एक पाथा बराबर 2 किलो, जबकि एक कूड़ी बराबर 1 किलो। अगर कूड़ी बोल रहे हैं तो 1 किलो और पाथा बोल रहे हैं तो 2 किलो। इतना समझ में आ गया कि नहीं। 8 पाथा बराबर एक डाल। फिर एक बड़ा सा टोकरा होता है, उसको डाल बोलते हैं। उसमें जब आप दाल डालोगे या कोई भी अनाज डालोगे तो क्या है, कितने कितने 8 पाथा, उसको 8 पाथा जब डालोगे तो पूरा भर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक डाल। क्या बोलते हैं, एक डाल, या लगभग 16 किलो। यानी एक डाल में कितने किलोग्राम होते हैं, 16 किलोग्राम होते हैं। एक मण बराबर 20 पाथा या 40 किलोग्राम। एक मण बराबर 20 पाथा या 40 किलोग्राम। ये समझ में आ गया। तो यहां से अलग हो गई यूनिट है। जब मैंने बोला कि एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम, भाई जैसे नमक लेने गए, पुराने जमाने में ऐसा था कि नमक दे दो भाई, एक मुट्ठी नमक दे दो, कितने का है, तो वो कहता था कि भाई एक मुट्ठी, तो उसमें जो लगभग ग्राम आता था वो 62.5 ग्राम आता था। तो जैसे हमने नमक लिया उससे और उसकी बदले में उसको क्या कुछ दूसरा अनाज दे दिया, उसने कहा भाई ठीक है मैं एक मुट्ठी नमक दे दूंगा, लेकिन एक मुट्ठी के बराबर मुझे क्या करना, मुझे एक सेर घी दे दो, एक सेर क्या कर दो, घी दे दो। तो लाला जी ने क्या कर दिया, आधा किलो घी ले लिया और तुम्हें क्या कर दिया, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी है नमक दे दिया। क्योंकि नमक मैंने कहा बड़ी कठिनाई से पहुंचता था उत्तराखंड में, कारण बकरों पर लदकर जाता था नमक, इसमें, और नमक की कमी थी, इसीलिए यहाँ पर एक बीमारी होती थी जिसको गोइटर बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं इसको। गला क्या होता है? घेंगा, हाँ, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे ना, घेंगा, गलगंड। चलो जी, अब है मुद्रा और धातु मापन की इकाई। तो रुपये की छोटी इकाई क्या होती थी, कुड़ी होती थी। क्या होती थी, कुड़ी। 12 टका बराबर एक सवा सेर, 12 टका बराबर एक सवा सेर। 10 कूड़ी बराबर एक दमही होता था। एक तामी बराबर 250 ग्राम। 3 पाई बराबर 1 पैसा। 4 पैसा बराबर 1 आना। अभी भी सुनते होंगे आप 12 आना, 8 आना, 4 आना, सुनते हो। वैसे तो मैंने कहा आना नामक जो सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था, किसने चलाया था आना नामक सिक्का, शाहजहां ने। चेक करो। तो लेकिन वो क्या हो गया, चलन में आ गया। जैसे आज भी हम बोल रहे हैं रुपया, क्या बोलते हैं, इतना रुपया है, इतना रुपया दे दो, इतना रुपया। वैसे रुपया जो है वो सिक्का है, किसने चलाया, शेरशाह सूरी ने चलाया। चांदी का रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। तो करेंसी के लिए मतलब तब से हम रुपया ही वर्ड यूज कर रहे हैं, और छोटे जो सिक्के हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, आना यूज कर रहे हैं। तो आना किसने चलाया था भाई, आना नामक सिक्का। तो 3 पाई बराबर 1 पैसा, 4 पैसा बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया, 16 आना बराबर 1 रुपया। 3 रत्ती बराबर 1 मासा, 3 रत्ती बराबर 1 मासा। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि तुला बीज किसे कहा गया है, रत्तिका को कहा गया है। इसको, पेड़ में होते हैं, दाने होते हैं, सबका वेट एक जैसा होता है, क्या होता है, तो रत्ती क्या है, तुला बीज है। रत्तिका क्या है, 8 रत्ती बराबर 1 मासा। बल्कि कई बार बोलते भी हैं कि 1 रत्ती का भी नहीं है ये व्यक्ति। जब कोई किसी काम का नहीं होता क्या बोलते हैं, 1 रत्ती का भी नहीं है।
उत्तराखंड में ऐसे बोलते हैं। थोड़ा नीचे मैदानी इलाकों में जाओगे वहां बोलेंगे 2 कौड़ी का नहीं है, क्योंकि 2 कौड़ मतलब पहले जो चलन में थी मुद्राएं वो क्या थी, कौड़ी। क्या होती, कौड़ी। और कई बार क्या होता था, जैसे कौड़ी ना, फूटी कौड़ी भी सुना है आपने, फूटी कौड़ी का भी नहीं है। 3 फूटी कौड़ियों पर 1 कौड़ी मिलती थी पहले। कौड़ी चलते चलते हाथों में माना टूट गई और 3 फूटी कौड़ियां आपके पास, उन 3 फूटी, 1 कौड़ी में 3 फूटी कौड़ियां मिलती। समझ में आ रहा है आपके? आज भले ही हम गूगल पे और क्या बोलते हैं पेटीएम और इस पर यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आपसे पुराने जो लोग थे वो कभी किसी जमाने में किसमें, कौड़ियों में लेन देन होती थी। किसमें, रत्ती। ठीक है, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 12 माशा बराबर 1 तोला या 10 ग्राम। 1 तोले में 10 ग्राम होता है, ये तो बालिकाओं को पता होगा। सोना क्या होता है, किसमें लेते हैं, तोला में। तो अगर 1 तोले का सोना है आपके पास, इसका मतलब आपका 10 ग्राम का सोना है। ठीक है, 5 तोला बराबर 1 पल, 5 तोला बराबर 1 पल यानी 50 ग्राम। 5 तोला कितना हो गया, 50 ग्राम। 100 तोला या 20 पल बराबर 1 टका। टका, समझ में आ गया? हाँ, बांग्लादेश की करेंसी है टका। ठीक है, क्या है, हाँ जी। तो आना नामक सिक्का किसने चलाया था, शाहजहां ने। इसलिए जो छोटे सिक्के हैं तब से हम उसको आना ही बोल रहे हैं। और बड़ा जो चांदी का रुपया जो था वो किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। तब से हम रुपया ही बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं। और पहले हम RS लिखते थे, अब रुपये का भी क्या बन गया, एक जैसे डॉलर का एक साइन होता है वैसे रुपये का साइन क्या होता है, ये। समझ में आया? और उस साइन को बनाने के लिए IITN जो था उसकी मदद ली गई। जिस जमाने में रुपये का साइन बना, उसको पूछा कि ये रुपये का साइन किसने बनाया, ढूंढो किसने बनाया। बाकी अब मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको देश में स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका थी।